नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम। इस वक्त में मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त में क्या है बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा, इस पर हम बात करेंगे। आज इस वक्त में बात करेंगे बीजेपी संसदीय दल की बैठक की। पीएम का विपक्ष पर करारा प्रहार रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चुनाव के लिए तैयार है जम्मू कश्मीर, यह भी हमारी चर्चा का विषय रहेगा। और नए कश्मीर में किस तरह से बदलाव के 4 साल रहे, इस पर विस्तार से बातचीत होगी। केंद्रीय जांच एजेंसियों से आखिर ममता बनर्जी को ऐतराज क्यों है, इस पर भी होंगे कई सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। संसद में मणिपुर मुद्दे पर लगातार चौथे दिन भी गतिरोध जारी। दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। गतिरोध खत्म करने के लिए सभी दलों के नेताओं से मिले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। भाजपा संसदीय दल की बैठक में विपक्षी गठबंधन पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्षी गठबंधन को बताया दिशाहीन और हताश। बैठक में संसद में जारी गतिरोध और विपक्षी दलों के हमलों पर पलटवार करने की जवाबी रणनीति पर हुई चर्चा। चुनाव के लिए तैयार है जम्मू कश्मीर। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, अब चुनाव आयोग को तय करनी है तारीख। बदले हुए कश्मीर में अब भटके नौजवानों ने भी संभाला है लैपटॉप। शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं कमाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल का 1 साल पूरा। आज से 3 दिनों के ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू भुवनेश्वर में राजभवन के एक नए भवन खंड की रखेंगी आधारशिला। आदिवासी समुदाय से करेंगी मुलाकात। और ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे के खिलाफ मस्जिद पक्ष आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल कर सकता है याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम तक लगा रखी है सर्वे पर अंतरिम रोक। तो इस वक्त में सबसे पहले संसद के मॉनसून सत्र और उससे जुड़ी हुई सियासत की बात करेंगे। बीजेपी के संसदीय दल की आज इस मॉनसून सत्र में पहली बैठक हुई है, उस पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है, इस पर विशेष संवाद करेंगे अपने संवाददाता के साथ में, किस तरह से वो देखते हैं इसको। मॉनसून सत्र में दरअसल बीजेपी संसदीय दल की ये पहली बैठक थी। पीएम मोदी समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ सांसदों और मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत तमाम वरिष्ठ मंत्री इसमें शामिल थे और पीएम मोदी की अगुवाई में तमाम मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। मॉनसून सत्र में बीजेपी के संसदीय दल की ये पहली बैठक थी, तो बेहद महत्वपूर्ण रही ये बैठक। और बैठक में संसद में जारी गतिरोध और विपक्षी दलों के हमलों पर पलटवार करने की जवाबी रणनीति पर चर्चा हुई। संसदीय दल में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने सांसदों से अपने काम पर फोकस करने को कहा। प्रदर्शन करना विपक्ष का काम, प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष का काम है प्रदर्शन करना। विपक्ष के व्यवहार पर पीएम मोदी ने कहा कि उनके व्यवहार से दिखाई पड़ता है कि उन्होंने आने वाले कई सालों तक विपक्ष में रहने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि विपक्ष बहस और चर्चा से भाग रहा है और वो विपक्ष में ही बना रहना चाहता है, ऐसा लगता है। तो प्रधानमंत्री ने करारा प्रहार किया विपक्ष पर, उसके गठबंधन पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया सरकार और इस नेतृत्व के साथ है। पूरी दुनिया में भारत की मान्यता ज्यादा हो रही है, दुनिया हम पर विश्वास कर रही है। मणिपुर में हिंसा पर चर्चा को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी संसद नहीं चल सकी और कोई भी विधायी कामकाज नहीं हो सका। मॉनसून सत्र में बीजेपी संसदीय दल की पहली बैठक हुई आज। पीएम मोदी समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ सांसदों और मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। और आइए देखते हैं कि सबसे पहले कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा संसदीय दल की बैठक के बाद। और अपोजिशन का जो व्यवहार है उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा उनके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली
आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया है। तो कई मायनों में महत्वपूर्ण रही ये संसदीय दल की बैठक, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता ऋषि कुमार संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि, सबसे पहले तो इस बैठक के महत्व के बारे में तो आप जानकारी देंगे ही, साथ ही साथ जिस तरह से पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, करारा प्रहार किया, कई सारे प्रश्नों के जवाब प्रधानमंत्री ने अकेले अपने संबोधन में दे दिए, क्या कहेंगे आप? और बिल्कुल, जिस तरीके से आज की अगर हम घटनाक्रम को देखें तो बीजेपी की जो संसदीय दल की जो बैठक थी उसमें निश्चित तौर से प्रधानमंत्री ने आज हम कह सकते हैं कि मोर्चा संभाला और सीधे तौर पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन पर ये व्यंग्य किया कि लगता है कि उन्होंने परमानेंटली अपोजिशन में रहने का फैसला कर लिया है। उनका सीधा जो आशय इस बात से था कि सदन में जिस तरीके से सरकार चर्चा के लिए तैयार है, और लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों ही सदनों में जो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से, जो नेता सदन है, उनकी तरफ से इस बात को बता दिया गया है और चेयर ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इस पर चर्चा करने के लिए सरकार सहमत है, तो इस पर चर्चा कराई जाएगी और चर्चा के लिए सभी तैयार हैं। इसके बावजूद भी अगर चर्चा नहीं हो पा रही है तो उनका व्यंग्य इसी बात को लेकर था कि विपक्ष जो लगातार इस बात पर हंगामा कर रहा है कि चर्चा करिए, तो वो चर्चा क्यों नहीं होने देना चाह रहे। इसी वजह से उन्होंने इस बात को कहा कि लगता है कि वो परमानेंटली अपोजिशन में रहना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि सदन में जिस तरीके का व्यवहार दोनों ही सदनों में देखने को मिला, सरकार की पुरजोर कोशिश रही कि सदन को जो कामकाज है, जो उनका विधायी एजेंडा है, उसको आगे बढ़ाया जाए, और कुछ हद तक बढ़ाने की कोशिश भी की गई। लेकिन जब शोर शराबा और हंगामा होता है तो आप जानते हैं कि इस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चाहे वो राज्यसभा की बात करें, उस समय भी जब प्रश्नकाल चल रहा था, आधा प्रश्नकाल तक विपक्ष का हंगामा जारी रहा। उसके बाद सभापति ने कोशिश की कि मामले को नेगोशिएशन के जरिए शांत किया जाए और प्रश्नकाल जो चल रहा है उसको शांतिपूर्वक कम से कम चलने दिया जाए। लेकिन वहाँ पर भी ये संभव नहीं हो पाया, तो गतिरोध बढ़ा और सदन को एडजॉर्न करना पड़ा। वही स्थिति लोकसभा में भी देखने को मिली। लोकसभा अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जब ये कह दिया गया, और कल हमने देखा था कि गृह मंत्री ने भी सदन में कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हर चीज़ का जवाब आपको दिया जाएगा और आप प्रश्न भी कर सकते हैं, लेकिन चर्चा को शुरू होने दें। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हो पाया। आज अगर हम बात करें तो कुछ विधायी कार्यों को सरकार ने कोशिश की है कि आगे बढ़ाया जाए। राज्यसभा में जैसा कि हम जानते हैं कि अनुसूचित जनजाति का जो 5वां संशोधन है, संविधान संशोधन विधेयक, उस पर चर्चा की जा रही है, लेकिन शोर शराबा और हंगामा जारी है। ऐसे में जब विपक्ष कहता है कि किसी भी बिल पर पूरी चर्चा हो, उसके बाद ही उसे पारित किया जाए, दूसरी तरफ उसी बिल के दौरान जब वो हंगामा शोर शराबा करता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि कैसे आप हाउस को ऑर्डर में रख के चर्चा करा के बिल पारित कराते हैं। उसी तरीके से लोकसभा में भी स्थिति देखने को मिली। वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जो विधेयक उसको पारित कराया गया, लेकिन चर्चा अल्पकालिक ही चर्चा हो पाई। तो ये जो पूरी परिस्थिति है, सरकार की पुरजोर कोशिश है कि हम अधिक से अधिक जो विधायी कार्य हैं, हम जानते हैं कि जो समय है मानसून सत्र का वो कम है, जो उसके वर्किंग डेज हैं, और जो विधायी कार्य हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। उस लिहाज से अब तक जो 4 दिन लगातार हो गए हैं उसमें जो गतिरोध देखने को मिला है, उससे लगता है कि ये जो कामकाज है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। इसी वजह से सरकार की अब कोशिश हुई है कि आप हंगामा करते रहिए, सरकार काम करती रहेगी। जी, निश्चित तौर पर जो रणनीति की बात हुई कि रणनीति एक कहीं ना कहीं बीजेपी ने तैयार की अपने सांसदों के साथ में, उसके विषय में भी पता चला कि किस तरह से इस पूरे मुद्दे को टैकल करना चाहती पार्टी। बिल्कुल, देखिए, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों ही सदनों में ख़ासतौर से हमने देखा कि नेता सदन राज्यसभा में पीयूष गोयल ने अपने सांसदों के साथ बैठक की अपने चैम्बर में, और इस बात को रेखांकित किया कि हमारा जो मूल मकसद है सदन को चलाकर जो विधायी कार्य हैं उनको आगे बढ़ाना, और प्रश्नकाल के दौरान जो सवाल हैं, चाहे अपनी ही पार्टी की तरफ से क्यों ना हो, जो भी सांसद हैं वो सवाल पूछ सकते हैं, और ये जनता में मैसेज जाना चाहिए कि सरकार कामकाज के लिए सदन चलाने के लिए आई है, ना कि हंगामा को किसी भी तरीके की तरजीह देने के लिए। तो ये जो रणनीति है, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि सरकार की तरफ से विपक्ष को किसी भी तरीके की ये भी उनको छूट नहीं है कि वो जो भी चाहे वैसा कर सकते हैं। इसी वजह से हमने देखा था कि कल जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, जब उन्होंने हंगामा शोर शराबा के दौरान जो
सभापति के साथ जो उनका व्यवहार रहा और उसके बाद जो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से प्रस्ताव आया कि क्यों ना उन्हें सदन से इस मानसून सत्र के पूरे समय के लिए निलंबित कर दिया जाए और इसको सदन की ध्वनिमत से इसको स्वीकार किया गया, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये भी संकेत है ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कि हम कामकाज करेंगे, कामकाज को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हंगामा भी बर्दाश्त नहीं होगा। और चेयर ने भी इस बात को दोनों सदनों में कहा है कि आप अपनी सीमाओं में रहकर विरोध कर सकते हैं, सदन को अपने शर्तों पर नहीं चलाया जा सकता है और हंगामे से उसको बाधित नहीं किया जा सकता है। जी, निश्चित तौर पर सदन को अपनी शर्तों से के आधार पर नहीं चलाया जा सकता, हंगामे से उसको बाधित नहीं किया जा सकता। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि इतने जो विधायी कार्य हैं जो पेंडिंग हैं उनके लिए भी देश देख रहा है संसद की तरफ कि ये कम से कम पूरे हों और तमाम काम जो है वो आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए ऋषि कुमार। और गठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त प्रहार रहा है इस संसदीय दल की बैठक में। तो क्या कुछ रहा है विपक्ष का ये गठबंधन और उस पर संसदीय दल की बैठक में जो प्रधानमंत्री का प्रहार रहा है और वहां से लेकर के संसद के मानसून सत्र के हंगामे तक, इस पर चर्चा करेंगे कि संसद के मानसून सत्र में लगातार चौथे दिन भी हंगामा जारी रहा और गतिरोध को दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन वो दूर नहीं हो सका। विपक्ष पीएम मोदी के जवाब के साथ खास रूल पर मणिपुर हिंसा पर चर्चा चाहता है। वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष चर्चा से भागने के लिए परंपराओं से अलग हटकर नियम और शर्तें ला रहा है। तो सत्ता पक्ष का जो आरोप है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, 26 दलों के विपक्षी गठबंधन ने सदन में अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया है। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। मकसद क्या है? सत्ता पक्ष को रक्षात्मक स्थिति में लाना। लेकिन बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में पीएम मोदी ने विपक्षी एकता के मंसूबे पर पानी फेर दिया। पीएम ने कहा, बिखरा हुआ विपक्ष हताश है, ऐसा लग रहा है कि उन्हें लंबे समय तक विपक्ष में ही रहना है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया नाम लगाने से कुछ नहीं हो जाता। दरअसल सिर्फ नाम में ही सब कुछ नहीं है। पीएम मोदी ने उदाहरण दिया और कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। तो नाम लगा लेने से कुछ नहीं होता। ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन का एग्जाम्पल दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इंडिया गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, कुछ इंडियन पीपल्स फ्रंट यानी पीएफआई भी बन जाते हैं, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया। दरअसल मणिपुर पर चर्चा के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने खुद जवाब देने की बात संसद में की है, लेकिन विपक्ष पीएम मोदी से ही जवाब चाहता है। मकसद साफ है कि INDIA संसद में आक्रामक भूमिका चाहती है, लेकिन नेता सदन पीयूष गोयल उन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हैं। वहीं संसद में हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। सभी विपक्षी दलों से प्रश्नकाल में शामिल होने की अपील भी की है। सवाल यह है कि परसेप्शन की सियासत में विपक्ष सदन में हंगामा करता है, लेकिन इंडिया नाम लेकर अपने को राष्ट्रीयता का परिचय क्यों देना पड़ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। तो संसद के मानसून सत्र में लगातार चौथे दिन भी हंगामा जारी है। विपक्ष पीएम मोदी के जवाब के साथ खास रूल पर मणिपुर हिंसा पर चर्चा चाहता है और इस पर जो सत्ता पक्ष है उसने विपक्ष पे चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। उनके साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और उसके साथ में फिर हम कांग्रेस और बीजेपी की ओर से जो हमारे खास मेहमान हैं उनको जोड़ेंगे। विनोद जी, आपने अभी हमारी रिपोर्ट देखी, अगर उसका विश्लेषण करें तो क्या कुछ निष्कर्ष निकालेंगे? क्या आपको लग रहा है कि आखिर चर्चा से भागने की वजह क्या है विपक्ष की? देखिए, चर्चा से भागने की बात तो अभी सत्ता पक्ष का आरोप है। जी जी बिल्कुल, उसी आरोप की बात कर रहा हूं दरअसल। हाँ, मैं वही कह रहा था कि वो उसका आरोप है, लेकिन सवाल है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जिसको आपने कहा एक कड़ा प्रहार किया है इस नए गठबंधन और इंडिया के नाम पे जो इनका नैरेटिव बना था, तो आखिर ये सबसे बड़ा है कि आज ये नैरेटिव तो जरूर सामने में पूछा जाता है और लोग पूछने भी लगे हैं कि आखिर इस विपक्षी गठबंधन को इतना बड़ा देशभक्त होने की जरूरत क्यों पड़ गई। आप अगर सिर्फ नाम लगाने से देशभक्त का क्लेम करते हैं और आप भारत हो जाते हैं, तो इस बात का जवाब देते हुए आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संसदीय दल की बैठक में बहुत ये बात कह के उनको एक तरह से चुप करा दिया है जी। और उनके एक नैरेटिव को जिस तरह से प्रहार किया है कि आप अगर इंडिया से नाम ले लेते हैं तो उससे आप ये भारत बन के आप सामने में नहीं खड़े जाते हैं,
जो रविशंकर प्रसाद कह रहे थे, आपके साथ में वो बाइट भी है शायद, जी जी कि वो वो कहते हैं एक चेहरे पे आप एक चेहरे पे आप कई चेहरे कैसे छुपा लेते हैं, इसका एक उदाहरण है जो रविशंकर प्रसाद का आरोप है। जी जी। तो अब सवाल ये है कि जो नैरेटिव अभी तक बना रहे थे कि जब पहला दिन आपको याद होगा कि कर्नाटक के उस मीटिंग में जब इंडिया नाम रखा गया था तो उसको क्रेडिट लेने के लिए INDIA जिसको आप कहते हैं कि उस अलायंस का क्रेडिट लेने के लिए कई पार्टी आगे आ गई थी। सबसे पहले राहुल गांधी की तरफ से आया कि वो राहुल गांधी का ये ब्रेन चाइल्ड है, फिर ममता बनर्जी के साथ में आ गया, फिर उद्धव ठाकरे भी आ गए, केजरीवाल जी भी आ गए। तो ऐसे कई लोग आ गए जिनका एक नैरेटिव था कि जब भारत से क्या PM मोदी लड़ पाएंगे। तो जब ये भारत और राष्ट्रीयता की और देशभक्ति की बात कह के आप सामने में लाए हैं उस पार्टी के लिए जिसका राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति ही अपना USP है जी, तो ये आपकी एक मजबूरी थी कि आप देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के नाम पे आप PM मोदी से काउंटर करने के लिए सामने आए थे इंडिया बैनर लेके। और उस इंडिया के जो आपने इतने दिन तक पिछले एक हफ्ते से जो आप नैरेटिव बना रहे थे मीडिया में, उसको एक तरह से PM मोदी ने ध्वस्त कर दिया है। और जब आपको कहा है कि जब इंडिया नाम लगाने से कुछ नहीं होता, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है और ये PFI के नाम में भी इंडिया है, तो आपको ये तय करना है कि इंडिया जो है वो किस इंडिया की बात आप करते हैं। जी बिल्कुल। और क्या कुछ कहा इस पर दरअसल प्रधानमंत्री ने, ये तमाम जो BJP के नेता हैं उन्होंने बताया है, तो अपने दर्शकों को आइए उन तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है इस पूरे प्रधानमंत्री के संबोधन पर, संसदीय दल पर, आइए वो सुनाते हैं आपको। मोदी जी ने साफ कहा कि इंडियन नाम भी बहुत विचित्र संयोग है। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दो अंग्रेजों ने बनाया था। बाकी इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी रखते हैं जो बैन हो गया। तो ये जो चीजें चलती हैं तो चेहरे पे चेहरे कई लगा लेते हैं लोग, तो देखा जाए। लेकिन आज मुझे जरा भी संशय नहीं है कि अगले मई 24 में जब रिजल्ट आएगा तो विपक्षियों की संख्या इससे भी कम होगी। जी, और क्या कुछ कहना है कांग्रेस का इस पर? मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, ये भी सुनने की जरूरत है, आइए सुनते हैं उसको। आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जला है, और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा पीयूष गोयल ने, ये भी सुनते हैं। संवेदनशील विषय है, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए, महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है आप सिर्फ पॉइंट और पॉइंटलेस पॉइंट कर रहे हैं। पॉइंट होता तो आप चर्चा शुरू करते, पॉइंट होता, आप पे दिल होता, आप पे संवेदनशीलता होती तो आज चर्चा चल रही होती, बजाय के आप 3 दिनों से 4 दिनों से सदन की कार्रवाई को खराब करना, सदन को डिस्टर्ब करना, और देश देख रहे हैं, पूरा देश देख रहे हैं किस प्रकार से आप देश के जो भविष्य है उसको आप खराब कर रहे हैं। तो तमाम आरोप लगाए पीयूष गोयल ने सदन में भी, और कहा कि जो सदन नहीं चलने दे रहे हैं, देश का भविष्य आप अंधकार में ढकेल रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ में मनोज यादव जी भी, मनोज कुमार यादव BJP के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपके साथ इस चर्चा को और आगे बढ़ाना चाहें, अभी आपने हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जी को सुना। दरअसल जो मांगे या जो शर्तें एक तरह से विपक्ष लगा रहा है, उसकी वजह क्या है? एक तो क्यों इन शर्तों के साथ में चर्चा चाहता है, और उनको मान लेने में या उन चर्चा के साथ चलने में क्या कोई दिक्कत है? देखिए निखिल जी, अगर इसको आप देखें तो ये संयोग मात्र नहीं है, ये लगातार प्रयोग है। आपने देखा होगा कि पहले भी आपने देखा होगा, कभी पेगासस के मामले को लेकर आए, कभी राफेल को मामले को लेकर के आए, कभी अडानी के मामले को लेकर के आए। और आपने देखा जब पेगासस के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जब मोबाइल मांगा राहुल गांधी जी का, तो राहुल गांधी जी ने मोबाइल नहीं दिया। राफेल के मामले में किस तरह से उन्होंने लिखित में माफी मांगने का काम किया, और इसी तरह से मणिपुर वाला मामला भी इतना संवेदनशील मामला है कि किस तरह से
सरकार चर्चा कराने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि इतना संवेदनशील मामला है, लेकिन ये नियमों का हवाला देते हैं। इनके लिए महिलाओं के अधिकार महत्वपूर्ण है या फिर मुझे बताएं नियम महत्वपूर्ण है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस तरह से ये इंडिया नाम दे दिया है, तो इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया नाम लिखा हुआ था, इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया, ये भी नारा इन्होंने लगाया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, एओ ह्यूम ने 1885 में एक अंग्रेज ने बनाया था। तो इंडिया नाम रख देने से केवल इंडिया का प्रतिनिधित्व तो नहीं हो जाता है। ये विपक्षी दल केवल और केवल कोरी राजनीति कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मणिपुर की बेटी हो, राजस्थान की बेटी हो, छत्तीसगढ़ की बेटी हो, बेटी बेटी है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सारे विषयों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या विपक्ष को अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए? जब सरकार तत्पर है इसके ऊपर चर्चा कराने के लिए, माननीय गृह मंत्री जी सदन में खड़े होकर बोल रहे हैं कि मैं चर्चा कराने के लिए हम लोग तैयार हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये तैयार क्यों नहीं है? आखिर ऐसे कौन से राज हैं जो इनको छुपाना चाहती है कांग्रेस पार्टी? ऐसे कौन से कुकृत्य हैं जो मणिपुर के निकल के आएंगे इनके सामने, देश के सामने? और निखिल जी संपूर्ण प्रदेशों में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उनके ऊपर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? 33,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ राजस्थान के अंदर, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका वाड्रा जी वहां जाती है रणथंभौर में, अलवर में गैंगरेप होती है, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? करौली के अंदर किस तरह से नृशंस हत्या कर दी जाती है, एसिड फेंक दिया जाता है, क्या उस पर चर्चा नहीं होना चाहिए? क्या जोधपुर के अंदर 4 लोगों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर नग्न अवस्था में जनजाति, अनुसूचित जनजाति समाज के लोग प्रदर्शन करते हैं, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या बेगूसराय के अंदर जिस तरह से निर्वस्त्र किया जाता है महिलाओं को, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या मालदा के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र किया जाता है, क्या उस पर चर्चा नहीं होना चाहिए? क्या बंगाल के अंदर जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार होता है, उनका रेप किया जाता है, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी और विपक्ष केवल इतने मजबूर हो गए हैं, इतने अंधभक्त हो गए हैं कि महिला में विभेद करना नहीं जान रहे हैं? महिला का दर्द होता है सर, महिला की चित्कार इनको सुनाई नहीं देती है, राजस्थान की महिला की चित्कार इनको सुनाई नहीं देती है, छत्तीसगढ़ की महिला का दर्द इनको दिखाई नहीं देता है, पश्चिम बंगाल की महिला का दर्द नहीं दिखाई देता है। भारत सरकार संपूर्ण मुद्दों पर महिलाओं के ऊपर चर्चा करने के लिए तत्पर है और तैयार है, प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। लेकिन देखिए किस तरह की हठधर्मिता है। आपने देखा संजय सिंह ने किस तरह से आपत्तिजनक वहां पर प्रदर्शन करने का काम किया, किस तरह से बैल में आ जाते हैं और वहां बैल में आकर के किस तरह से आसन पर प्ले कार्ड फेंकने का काम करते हैं। तो मुझे बताइए क्या तरीका है? आपने देखा, मैं इसका पीछे भी आपको संज्ञान में दिलाना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं निखिल जी, आपने देखा टीएमसी के एक सांसद ने किस तरह से पिछली बार किस तरह से वहां के सुरक्षा गार्डों के हाथों को मोड़ने का काम किया, हाथ मोड़ने का काम किया, टेबल पर चढ़ने का काम किया, आसन पर जाने का काम किया। तो लगातार ये विपक्ष चर्चा से भागता है, चर्चा कराना नहीं चाहता है और ये केवल और केवल टीआरपी कमाने के लिए, अपनी यूएसपी बनाने के लिए ये एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। चर्चा चलेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारत सरकार ने कितना काम किया है, कितने एयरपोर्ट हमने खोले हैं, कितने वहां किस तरह की इंसर्जेंसी थी, किस तरह से वहां पर अलगाववाद फैला हुआ था, उसको रोकने का काम किया है समझौते हुए। और प्रधानमंत्री जी लगातार 50 से 52 बार वहां नॉर्थ ईस्ट में जा चुके हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री लगातार जा रहे हैं, विकास की बयार वहां पर बह रही है। चर्चा चलेगी तो सबके सामने आएगा कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से इन राज्यों को लगातार ये कहा कि छोटे छोटे राज्य हैं, तो ये सबके सामने आएगा, देश के सामने सच आने वाला है, इसलिए उस सच सामने ना आए, इसलिए चर्चा से भाग रहा है विपक्ष, और कोई कारण नहीं। ठीक है विनोद जी, आपको जोड़ना चाहूंगा, कांग्रेस के हमारे मेहमान थोड़ी देर में जुड़ेंगे तो उनसे इस बात का जवाब लेंगे, लेकिन ये समझना चाहेंगे कि क्या विपक्ष की कोई रणनीति आपको लगती है इसमें कि चर्चा में जो फिलहाल, जैसा कि अभी आपने सुना मनोज जी ने जो आरोप लगाया कि वो चर्चा से भाग रहे हैं, दरअसल ये कोई भागने वाली बात है या कोई रणनीति है जिसके तहत कोई प्रेशर टैक्टिक्स है जिसमें वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ ही, उनके जवाब देने के साथ ही चर्चा शुरू होगी, नहीं तो नहीं होगी? देखिए मनोज जी तो आरोप लगा सकते हैं कि चर्चा से भाग रहे हैं, लेकिन चूंकि विपक्ष में जो भी लोग हैं उनको एक राजनीति करने का तो हक है। जी बिल्कुल, और वो राजनीति करते हुए वहाँ दिख रहे हैं। बात सही है कि मनोज जी ने कहा कि ये संवेदनशील मुद्दा है और महिलाओं के अधिकार की बात करें, उनके उत्पीड़न के खिलाफ में एक आवाज़ बननी चाहिए, तो एक सामूहिक आवाज़ बननी चाहिए।
क्योंकि अगर आप सेलेक्टिव होंगे तो फिर वो महिलाओं के उत्पीड़न की बात और उनकी समस्या की बात को लेके आप चर्चा में कुछ सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हैं। जब तक आप उस चीज़ों को एक समग्रता से नहीं देखेंगे, उस चीज़ पे बात नहीं करेंगे। आप अगर बंगाल के महिलाओं के साथ में कुछ ऐसे चीज़ें आप हुई हैं और सोशल मीडिया पे वायरल हैं, तो उसको लेके आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और आपको मणिपुर के बारे में प्रतिक्रिया है, आपको राजस्थान के बारे में प्रतिक्रिया नहीं है, छत्तीसगढ़ के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ऐसे किसी स्टेट के बारे में नहीं है, तो आपको कहा जाएगा कि आप सिर्फ परसेप्शन की सियासत करते हैं। जी, ये बात तो आप मनोज जी जो कह रहे हैं, मैं उसको दूसरे ढंग में कह रहा हूँ, लेकिन सवाल क्या है, हो क्या रहा है यहाँ। देखिए आज चौथा दिन है निखिल जी, आज चौथे दिन है। चौथे दिन में आप सोचिए कि इस सदन में 31 बिल आने हैं और कई उसमें महत्वपूर्ण बिल हैं जो देश के लिए, और कम से कम ये सरकार का आप सोचिए कि आखिरी साल का ये है, अगले साल से पहले सरकार को कई ऐसी चीज़ों पे उस बिजनेस में उस चीज़ को लाना है, उस पर चर्चा कराना है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। जी जी, निश्चित तौर पर भी नहीं हो रहा है जी, हमारे साथ इसलिए भी नहीं हो रहा। जी 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 जी, इसके साथ में जो सियासत है वो सीधे सीधे देख लीजिए कि अभी चुनावी मौसम में ये देश में सियासत में ये सारे सियासतदान एक तरह से अपने एजेंडे को लेके है। उनको पार्लियामेंट के बिजनेस से मुझे नहीं लगता कि कोई खास दिलचस्पी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष पे आरोप लगा रहा हूं, शायद सत्ता पक्ष की तरफ भी हो सकता है ऐसा, क्योंकि हर को इलेक्शन में जाना है और उस इलेक्शन को लेके अपने के लिए एक परसेप्शन बनाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो विपक्ष से जरूर पूछा जाएगा कि 5 राज्यों के चुनाव में आपके लिए इतना बड़ा एक कैसा ये बना हुआ है कि एक तो INDIA का आप ये गठबंधन बनाते हैं, उस गठबंधन में आप अरविंद केजरीवाल के साथ में शामिल होते हैं या ऐसे विपक्षी दल को शामिल करते हैं जिसमें आपके कार्यकर्ता ही सिंक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपकी ये मजबूरी है सदन में इस चट्टानी एकता को दिखाना कि आपको ये लग रहा है कि आने वाला चुनाव में हमारा कोई खेल न बिगाड़े, इसके लिए आप एक तरह से विपक्षी एकता दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इस बात का जवाब ले लेते हैं, इस बात का जवाब ले लेते हैं। विनोद जी हमारे साथ में कांग्रेस के नेता युगल किशोर विधावत जुड़ गए हैं। युगल किशोर जी स्वागत है आपका। और दरअसल चर्चा यही चल रही थी कि जो बीजेपी के इस वक्त मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि ये दरअसल सत्ता यानी कि सत्ता पक्ष का कहना है, सरकार का कहना है, जो कि मनोज जी ने कहा कि चर्चा से भाग रहा है विपक्ष, और इसीलिए जो नित नए तरीके खोज रहे हैं ये ना परंपरा में है और ना किसी नियम के तहत में है। जब विभागीय मंत्री जवाब दे करके या उसकी चर्चा की शुरुआत करता है तो प्रधानमंत्री से ही चर्चा की मांग करके ये एक भागने का तरीका दरअसल खोज रहा है विपक्ष। सिंह जी आप सिंपल सी बात समझिए कि विपक्ष की शुरू से डिमांड ही यही रही है कि मोदी जी इस विषय पर बोले, क्योंकि सारे विश्व में हमारी थू-थू हो रही है मणिपुर के विषय पर लेकर। पूरा देश, पूरा दुनिया, अभी आप समझिए कि जिस तरह से वीडियो आप वायरल हुआ है उसके बाद से कितनी तुधारी हुई है हमारे देश की। और इस विषय पर भी अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर चर्चा नहीं कर पाएंगे तो किस विषय पर करना चाहेंगे? जहां पूरे देश की ये बात कर रहे हैं, पूरे दुनिया की ये बात कर रहे हैं कि ढिंडोरा पीटा जा रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और इस जगह पर अगर हम इस इतनी निंदनीय घटना के ऊपर भी अगर हमारे पीएम साहब जवाब देने तक की फुर्सत नहीं रखते हैं तो इस पर आप विपक्ष का छोड़िए, आप सरकार का देखिए कि क्या मूड है। इनका मूड ही नहीं है संसद को चलने देने का। सिंपल सी बात है, और ये सारा देश देख रहा है। तो चर्चा दरअसल अगर जरूरी है और संवेदना जरूरी है, जो मणिपुर की महिलाएं हैं या जो दूसरे राज्य की देश के दूसरे राज्यों की जो महिलाएं हैं, तो चर्चा की शुरुआत हो जाने देते। मुझे लगता है प्रधानमंत्री तो कभी भी उसमें हस्तक्षेप करके बोल सकते हैं। ऐसा तो कहा नहीं गया कि प्रधानमंत्री बोलेंगे ही नहीं। 78 दिन बाद हमारे पीएम इस विषय पर बोलते हैं, ये कितनी बड़ी सोचने वाली बात है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डंडा आने की बात में। आपकी आवाज थोड़ा ठीक से नहीं आ रही है, एक बार मैं अपने पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि आवाज थोड़ी सी बढ़ा दे युगल किशोर जी का। युगल किशोर जी बोलिए जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ये नहीं लग रहा है कि ये इस चर्चा की शुरुआत होनी चाहिए थी? कम से कम चर्चा की शुरुआत होती तो आप लोग अपनी बात रख पाते। जिस संवेदनशीलता की बात करते हैं कि संवेदनशील विषय है और उस पर महिलाओं की सुरक्षा की बात है, तो चर्चा हो जाने देते। अरे यह मुद्दा ही इतना बड़ा है और हमने शुरुआत में ही सबसे पहले ही हमने पीएम साहब के कम से कम आप लोगों को अपनी बात रखने का मौका तो मिलता। अरे हाँ, लेकिन शुरुआत तो जिससे जो उत्तरदायित्व है इस घटना के लिए, जो 78 दिन बाद बोलता है,
एक हमारे देश के पीएम जो 78 दिन बाद हर नहीं, तो इस बात पर जिद पर क्यों अड़े हैं? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। दरअसल मैं यही तो कह रहा हूं कि आपको चर्चा चाहिए, आप लोगों को अपनी बात रखनी है, तो प्रधानमंत्री बोले ना बोले, वो बाद में बोले पहले बोले, आप लोग अपनी कम से कम आपके पास एक प्लेटफॉर्म था, संसद से पूरी देश दुनिया देखती कि कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रख रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो राहुल जी ने वहां मणिपुर में जाकर अपनी संवेदनशीलता दिखाई है। इतनी वर्स्ट पोजीशन होने के बाद में भी राहुल जी इतना रिस्क लेकर वहां पे गए। और आप देखिए कि अब इसके बाद में जवाब देने की बारी पीएम की थी और सीएम की थी, तो इन्होंने वो सीएम को भी स्वांग कर लिया कि हम इस्तीफा देने वाले थे और इतने लोग आ गए और इस्तीफा नहीं दिया। और वहां पर एक्चुअल में सही मायने में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, सिंपल सी बात है। और शुरुआत तो पीएम से ही करेंगे ना कि पीएम इस बात पर जवाब दे। अच्छा, ये कहाँ परंपरा में रहा है कि विभागीय जो मामले हैं उस पर पीएम से शुरुआत नहीं होगी तो चर्चा की शुरुआत नहीं होगी? मनोज जी, आप क्या जवाब देंगे? ये तो हट लगा कर बैठे हैं ना, ये सबका साथ सबका विकास वाला नारा देते हैं, पर सबसे बात तक की व्यवस्था इनके पास में नहीं बनी हुई है। ये स्थिति है इनकी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं मनोज जी से। जी देखिए निखिल जी, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। इनके जो बेनकाब चेहरे हैं वो दुनिया के सामने आ जाएंगे कि किस तरह से इनका मंत्री, आपने देखा इनका मंत्री चर्चा करना चाह रहा था, राजेंद्र गोड़ा जी चर्चा करना चाह रहे थे। राजस्थान एनसीआरबी के डेटे के हिसाब से सबसे ज्यादा नंबर 1 बलात्कार में हो गया है, दलित महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो गया है। तो वो जब चर्चा करने के लिए उठे तो क्या असर हुआ उनका, क्या हाल बना दिया, उनको बर्खास्त कर दिया गया। और उन्होंने लाल डायरी दिखाई, उसमें कितने बड़े बड़े राज थे। तो राज ना खुल जाए, राजस्थान में जो हो रहा है उसके राज ना खुले, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो दुनिया के सामने ना आए, छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है वो दुनिया के सामने ना आए, यही एक कारण है। और मैं बताता हूं, आपने ध्यान दिया होगा सत्र की शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बकायदा इस बारे में विषय रखा है और अपनी संवेदनाएं प्रकट की है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे मणिपुर हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो। हमारे लिए यत्र नारी पूजन्ते रमन्तु तत्र देवता, हम उस नीति पर काम करते हैं। नारी जहां रहती है वहीं देवता निवास करते हैं। अभी रुकिए, शांत रहिए। अभी आप लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जरा मुझे बताइए राजेंद्र गोड़ा का क्या अपराध था? क्या उन्होंने एक महिला बेटियों की, बहनों की आवाज उठाई तो उनको बर्खास्त कर दिया गया? ये किस तरह की परंपरा है? और मैं पूछता हूं, जब गृह मंत्री जी वहां गए, बकायदा 2 दिन वहां जाकर के आए, वहां पर जो माहौल था ठंडा होने का काम हुआ, लेकिन ये वीडियो अचानक आ जाता है। आपने देखा किस तरह से ये टाइमिंग भी, उस पर भी सवाल उठता है। लेकिन विषय ये है कि आखिर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष महिलाओं के प्रति संवेदनशील है या मतलब अपनी जो होती है ना, ऐना बोलते हैं ना, मतलब जो अपना जो अहंकार है, ईगो है ना, प्रधानमंत्री जी से बुलवाना। जब गृह मंत्री जी उस विभाग के हैं, गृह मंत्री जी जवाब देने को तैयार बैठे हुए हैं, तो समस्या क्या है? केवल और केवल अहंकार यह है कि हम इस देश को बपोती समझते हैं, कानून से ऊपर है, हमारे लिए महिला कोई नहीं है, नियम कानून हमारे लिए सब कुछ है। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के प्रति संवेदना, महिलाओं के प्रति जो इनके भावना है वो कहीं दिखाई नहीं देती है। इनको ना महिलाओं का शोषण दिखाई देता राजस्थान में, ना छत्तीसगढ़ में। तो चर्चा क्यों नहीं कराना चाहते हैं? कौन से नियमों का हवाला देना चाहते हैं आप जरा बताइए। और आप बताइए क्या चाहते हैं? महिलाओं के ऊपर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? महिलाओं के विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो किसी राज्य के महिला होती है। कम से कम सोनिया गांधी जी को समझना चाहिए, महिलाओं के चित्कार समझनी चाहिए। राजस्थान की महिला होती है, मणिपुर की महिला होती है। महिला में विभेद किस तरह का, क्या चर्चा चाहते हैं? सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं युगल जी कि महिला में विभेद नहीं हो सकता। और इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जब कांग्रेस को और विपक्ष को यह पता है कि जब मणिपुर की महिलाओं की बात होगी तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान उससे अछूता नहीं रह सकेगा, और शायद इसीलिए ये सारी सियासत हो रही है। क्या कहेंगे? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आज निखिल जी देखिए, अभी आज जो विषय है जलता हुआ मणिपुर है, जिसे बचाना आज जरूरी है। बाकी जगह पर जो हो रही है वो गुंडई है। नहीं, बाकी जगह जो हो रहा है, जो रेप बलात्कार हो रहे हैं वो जायज है। 33,000 महिलाओं का रेप हुआ, वो जायज आपके लिए। छत्तीसगढ़ में नगर अवस्था में SC/ST समाज के लोग घूम रहे हैं, वो जायज आपके लिए। बंगाल के अंदर महिलाओं का अपहरण किया जाता है, महिलाओं के बलात्कार हुआ, निर्वस्त्र घुमाया जाता है, वो जायज आपके लिए। बेगूसराय के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, वो जायज आपके लिए। कैसी शर्मनाक बात कर रहे हैं आप? किस तरह की शर्मनाक बात कर रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको महिलाओं के प्रति इस तरह की भावना रखने के लिए, शर्म आनी चाहिए। दोनों मामले संवेदनशील है।
मणिपुर का मामला संवेदनशील है, लेकिन सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है। आप नियमों का झांसा देकर के क्या देश को गुमराह करना चाहते हैं? देश को गुमराह करना चाहते हैं क्या? नियमों का हवाला देकर के देश को गुमराह करना चाहते हैं क्या? जब सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है तो चर्चा होता नहीं दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिर चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? आपको प्रोपेगेंडा बनाना है, मीडिया में अपनी कवरेज लेनी है, क्योंकि जमीन पर तो आप है नहीं। तो मीडिया में कवरेज लेने के लिए, मीडिया में टीआरपी बढ़ाने के लिए और एक प्रोपेगेंडा दिखाने के लिए, एक तरह का इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए ये लगातार आप लोग यही हथकंडे अपनाते हैं। पेगासस के मामले में आपने ऐसे ही किया, राफेल वाले मामले में आपने ऐसे ही किया, अडानी वाले मामले में ऐसे ही किया। लगातार 3-4 सत्रों से यही समस्या है। जनता के खून पसीने की जो कमाई है उसको व्यर्थ करने का काम विपक्षी दल कर रहे हैं, केवल अपने अहंकार में, अपने ईगो में, अपनी सनक में। ठीक है, आपने पॉइंट रख दिया मनोज जी। युगल जी, इतने सारे आरोप आपके ऊपर लगे हैं, क्या कहेंगे? मैंने आपका प्रश्न नहीं सुना जी। मैं कह रहा हूं इतने सारे आरोप उन्होंने लगाए कि अगर आप सचमुच चर्चा चाहते तो इस बात को लेके पीछे नहीं पड़ते कि प्रधानमंत्री कहेंगे तब चर्चा करूंगी। संवेदनशीलता अगर होती तो चर्चा की शुरुआत कर देते। अरे हमारी तो डिमांड ही, पहली डिमांड ही है हमारी ये थी कि भाई पीएम साहब इनकी डिमांड है, पीएम साहब बोले। इनकी डिमांड ये नहीं है महिलाओं पर चर्चा हो, इनकी डिमांड ये नहीं है कि महिलाओं पर चर्चा हो, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा हो, राजस्थान में हो रहे अत्याचारों पर चर्चा हो, छत्तीसगढ़ में हो रहे पर चर्चा हो, पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर चर्चा हो। केवल ये अहंकार है, ये दंभ है कि हम इस देश की को बपोती समझते हैं। ये देश हमारी बपोती है। ठीक है मनोज जी का ये क्या मतलब है? युगल जी अभी इस बात का जवाब दीजिएगा। 2024 विजेता घोषित कर रहे हैं, तो इस तरह 2024 आप नहीं जीत पाएंगे। आपको अगर 2024 की बात ही कहां से आ रही है? 2024 जनता जनार्दन माननीय नरेंद्र मोदी जी में विश्वास रखती है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार 2024 में बनेगी और हम हैट्रिक लगाने वाले हैं। मोदी जी की आस्था जनता में है, जनता जनार्दन के दिलों में मोदी जी राज करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, ये पप्पू आपका नहीं बन पाएगा। ये जो INDIA जो नाम दिया है वो सफल नहीं होने वाला है। ठीक है, आएंगे मोदी जी, ठीक है, आएंगे मोदी जी, ठीक है आएंगे मोदी जी। ठीक है, युगल जी और मनोज जी आप दोनों लोग शांत हो जाइए। युगल जी आप भी शांत हो जाइए, मनोज जी आप भी शांत हो जाइए। अब इसमें जो बात 2024 के चुनावों की लेकर के आए हैं उस पर मैं विनोद मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगा कि विनोद मिश्रा जी, दरअसल कहीं ना कहीं जो असली बात थी वो सामने निकल कर आई कि जो मुद्दा है वो महिला चर्चा का नहीं है, महिला इस बात का नहीं है, मुद्दा इस बात का नहीं कि चर्चा हो या ना हो, बात इस बात का है कि कितना स्कोर करेंगे यहां से कि 4 राज्यों में चुनाव और उसके बाद फिर जो 2024 का चुनाव है उस पर कितना स्कोर कर पाएंगे। देखिए, आपने जो दोनों मेहमान हैं हमारे युगल जी भी और मनोज जी भी, तो शायद आपने भरपूर समय दिया है युगल जी को, लेकिन आप ये देखिए कि जो युगल जी की दिक्कत है वही दिक्कत कांग्रेस पार्टी की है कि आपके पास डेफिनेटली ये विपक्षी एकता को जो आपने एक प्रदर्शन करना है, जो INDIA का जो ये गठबंधन बना है उसके बाद, तो आपका पूरा सारा एनर्जी इसी बात को लेके है कि हमें ये पहली बार मानसून सेशन में इस नए गठबंधन को एक मौका मिला है जिनको एक प्रदर्शन करना है और उसमें उसको एक आक्रामक अपना एक छवि दिखानी है कि वो एक आक्रामक है और बीजेपी को खास करके जो केंद्र की सरकार है उसको वो बैक फुट पे ले आए हैं। तो ये इनका एक पूरी एक स्ट्रैटेजी है। अब मनोज जी की जो बात कर रहे थे वो तो युगल जी जवाब दे ना पाए हों, वो सीधे सीधे पीएम की इस बात पे अड़े रहे कि पीएम को जवाब देना चाहिए, पीएम को जवाब देना चाहिए। तो मुझे लगता है युगल जी कम से कम पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को तो आप लोग जरूर समझते होंगे। ऐसा कभी हुआ है क्या कि पीएम के जवाब से ही वहाँ पे कोई डिस्कशन शुरू हुआ हो, या जो आप नियम की बात मांग रहे हैं क्या कभी ऐसा हुआ है क्या? शुरू करते हैं। तो अब ये बात दूसरी है, जो बात आप 2024 की बात आप कह रहे थे कि बात वहीं पे अटकी हुई है कि ये परसेप्शन का खेल है और उस परसेप्शन में ये पूरे पार्लियामेंट का जो ये हंगामा है वो सारा ये जो टैक्स पेयर का पैसा जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, किस तरह से उसको बर्बाद किया जा रहा है इस ईगो में। तो सीधे सीधे आप इस बात को जानिए कि ये एक स्टेज बना दिया है लोगों ने कि इसको एक 2024 का एक रिफ्लेक्शन देके ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे ये आक्रामक विपक्ष पीएम मोदी को झुका सकता है,
कैसे ये आक्रामक जो ये INDIA है उसकी बात जो है पार्लियामेंट में कि अपने शर्तों पे मनाती है। तो आप ये संजय सिंह को देख लीजिए ना, एक पार्टी जिसका लोकसभा में एक सांसद है, लेकिन उसके संसद में उसके हंगामा और उसके तेवर को देखिए, मीडिया में कवरेज का उसका आप रेशियो देखिए। तो ये एक जद्दोजहद है, ये एक तरह से आप इन पार्टियों को देखिए कि वो सब अपने अपने तैयारी कर रहे हैं इसी बात को दिखाने के लिए कि पब्लिक में ये परसेप्शन जाए जो बीजेपी के खिलाफ में और प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ में कौन सी पार्टी और कौन सा नेता ज्यादा आक्रामक दिखते हैं। एक दौर था जब आपने देखा है होगा कि ट्विटर में जो सबसे ज्यादा भद्दी गालियां PM के लिए निकालता था, वो सबसे बड़ा ट्विटर में आप देखते थे उनका ट्रेंडिंग और उसका ट्वीट और रिट्वीट होता था। जी जी बिल्कुल। तो वो एक तरह से यही ट्रेंड है कि आप आक्रामक दिखेंगे तब आपके बीच में पब्लिक में ये परसेप्शन जाएगा कि आप उसके नेता हैं, आप उसके नेता के रूप में बिल्कुल। और ये सारा खेल पार्लियामेंट का विनोद जी पूछ रहे हैं कि PM से शुरुआत कराने के पीछे जिस तरह से जिद पर अड़ी है कांग्रेस, इसके पीछे आखिर मंशा क्या है, क्या कुछ वो हासिल करना चाहती है? तो इस तरह की बातें निश्चित तौर पर विश्लेषण में निकल कर आई। फिलहाल मनोज जी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और हमारे साथ जुड़ने के लिए। युगल किशोर जी आपका भी शुक्रिया और विनोद जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जोड़ने। थैंक यू। और इसके बाद बात करेंगे नए कश्मीर की, जहां बदलाव के 4 साल किस तरह से सर चढ़कर बोले हैं। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम? वाह, अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं। जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? भैया जी शर्माता है, बकलोल है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर चुनाव की सुगबुगाहट है, चुनाव के लिए तैयार है जम्मू कश्मीर। और नए कश्मीर की बात करेंगे जहां बदलाव के 4 साल में किस तरह से परिवर्तन आया है, ये देखने की बात है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा के बीच LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि चुनाव के लिए ये यूनियन टेरिटरी पूरी तरह से तैयार है, ये राज्य पूरी तरह से तैयार है और इस पर फैसला चुनाव आयोग को लेना है। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा के बीच LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि चुनाव के लिए यूटी पूरी तरह से तैयार है, फैसला अब चुनाव आयोग को लेना है, यानी कि कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव को लेकर कुछ विपक्षी नेताओं की अनर्गल टिप्पणी पर मनोज सिन्हा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में यह कह चुके हैं कि डीलिमिटेशन के बाद कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। LG मनोज सिन्हा ने आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर में आए भारी बदलाव का श्रेय PM मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर में हर की जिंदगी आसान हुई है, कारोबार बढ़ा है। बदलाव का जिक्र करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि जो गुमराह युवक कभी पत्थर चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, आज उनके हाथों में लैपटॉप है। अलगाववाद की जड़ पर चोट की गई है। पहली बार जम्मू कश्मीर में 20 आर्थिक शक्तिशाली देशों के संगठन G20 का सफल आयोजन हुआ है। दुनिया कश्मीर में निवेश करने के लिए इच्छुक है। उन्होंने दावा किया कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए 6000 घर उन्हें जल्द ही सौंपे जाएंगे। 6000 विस्थापित पंडित युवाओं को नौकरी दी गई है। जमीन पर मिल्कियत को लेकर फेक नैरेटिव पर उन्होंने साफ किया कि स्थानीय लोगों के हितों का ख्याल रखा जाएगा। इस बीच कश्मीर में 35,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी आया है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी और सामाजिक भागीदारी के लिए आज देश के दूसरे राज्य और यूटी के लिए लोकतंत्र का मॉडल बना है, एक आदर्श बना है जम्मू कश्मीर। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रमा त्यागी इस वक्त मौजूद हैं श्रीनगर से। रमा, बदलाव की बयार जो है वो आप नज़दीक से देख भी पा रही हैं, उसके बारे में तो बताइए। इस एक सुगबुगाहट चुनावों को लेकर के है और बार बार जब स्टेटमेंट्स इस तरह से आते हैं, मनोज सिन्हा ने साफ कह दिया है कि अब गेंद कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के पाले में, हम पूरी तरह से तैयार हैं।
बिल्कुल। जब उपराज्यपाल से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो भी प्रक्रिया जिस तरह से चुनाव की होती है, संवैधानिक जो ये प्रोसेस होता है, इसमें पूरी तरह से जो नॉर्म्स होते हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। पहले डीलिमिटेशन, उसके बाद जो वोटर लिस्ट है वो नई वोटर लिस्ट पर काम, क्योंकि पुरानी वोटर लिस्ट के हिसाब से, जो बहुत पुरानी वोटर लिस्ट है उसके हिसाब से चुनाव कराना कहीं भी तर्क संगत नहीं होता है। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जब प्रधानमंत्री कह चुके हैं, जब गृह मंत्री कह चुके हैं, पार्लियामेंट में ये बात हो चुकी है कि यहाँ पर चुनाव होंगे, उचित समय आने पर जो यहाँ पर सरकार ने वादे किए हैं वो सारी चीजें पहले भी हुई हैं और वो आगे भी होंगी, तो इसमें संशय करने की कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ राजनीतिक दल अपना खोया आधार पाने के लिए जरूर राजनीतिक रोटियां यहाँ पर सेक रहे हैं। उनके जो अनर्गल प्रलाप हैं उससे हटकर अगर संवैधानिक रूप से, संवैधानिक प्रोसेस के तहत देखा जाए तो तमाम काम हो रहा है। और जहां तक माहौल की बात है तो उन्होंने कहा कि माहौल जो है वो अपने आप में जी बिल्कुल माहौल बदला है। जो बदलाव की बात सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन यहाँ पर हुआ, देखने की जिस बात तरह से यूथ यहाँ पर जो है वो नए स्टार्टअप्स को लेकर आ रहा है, तो आपको दर्शकों को फिलहाल मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा है ये भी एक बार सुना दें। उसके बाद रमा आपके पास आएंगे डेवलपमेंट की बात करने के लिए कि 4 वर्षों में कितना डेवलपमेंट हुआ है, इस पर मनोज सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। उसके बाद जमीनी हकीकत क्या है आपसे जानेंगे। जब देश की संसद ने यह फैसला किया 5 अगस्त को, ऐतिहासिक फैसला, उसके बाद से लेकर के आज तक 3-4 बड़े परिवर्तन आप महसूस कर सकती हैं। एक, स्ट्रीट वायलेंस जो कुछ लोगों के द्वारा प्रायोजित हुआ करता था वो पूरी तरह बंद हो गया। बंद कॉल्स जो अलगाववादी, आतंकवादी संगठनों के द्वारा या पड़ोसी देश के द्वारा दिया जाता था वो पूरी तरह से बंद हो गया। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ का आम नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार अब जी रहा है। अनेक बातें और मैं कह सकता हूँ कि 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, 7 नए मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, निफ्ट, अनेक ऐसे इंस्टीट्यूशंस, 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट, मैंने ढेर सारे PMDP में, और भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बाकी डेवलपमेंट के लिए प्रयास किए हैं और पैसे दिए हैं। तो रमा, आपने सुना कि दरअसल आपने ही ये संवाद किया है और इसको ये जो जब वो कहते हैं कि जो युवा है घाटी में या जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो अपने आप अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं, ये एक अपने आप में बड़ा परिवर्तन है। कैसे देखेंगे इस बात को? बिल्कुल यही जो बात है, जब कहा जाता है कि यहाँ पर जो माहौल है अब बिल्कुल ठीक हो गया है, उस पर सटीक उतरता है। क्योंकि अब से पहले अगर देखते हैं, अब से कुछ समय पहले की बात, 4 साल पहले की बात, तो जो युवा था, जो यहाँ की आवाम थी, या तो वो संचालित होती थी सेपरेटिस्ट के द्वारा, या फिर जो अलगाववादी थे उनकी जो धमकियां थी, उनका जो डर दिया जाता था, उनकी जो भक्ति दी जाती थी, और उनके जो पालनहार थे, जो नीतियां संचालन करते थे, उनके जो प्रभाव थे, उनके प्रभाव से लोग अब मुक्त हो गए हैं। युवाओं की हम बात करते हैं, युवाओं पे खासा फोकस किया गया है। भारत एक युवा देश है, युवाओं की आबादी यहाँ पर भी काफी ज्यादा है और युवा एक तरह से भ्रमित था। युवा को ही एक हथियार के रूप में, चाहे वो आतंकवाद का हथियार हो, चाहे यहाँ पर पत्थरबाजी का हथियार हो, तो युवाओं को इसमें शामिल किया जाता था। बहुत से ऐसे प्रकरण सामने आए थे कि पता लगा था कि 500 रुपया दे के जो है वो पत्थरबाजी करवाई जाती थी। इसके अलावा अगर आतंकवादी घटनाओं में देखते हैं तो जो यहाँ से युवाओं को भ्रमित किया जाता था वो ऐसे परिवारों के होते थे जो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं थे। तो एक तरह से जो भ्रम का वातावरण था वो हटा। 370 के बाद एक जो नया विश्वास लोगों का, युवाओं का विश्वास कायम करना बहुत जरूरी था, आवाम का विश्वास कायम करना बहुत जरूरी था और उन्हें यह विश्वास दिलाना बहुत जरूरी था कि अब उन्हें अपने अस्तित्व का जो भान होना चाहिए वो अब होगा और वो अब यहाँ पर हो रहा है। युवाओं की आपने बात की, युवाओं के लिए यहाँ पर एक मिशन यूथ शुरू किया गया जिसमें न केवल युवाओं को ट्रेनिंग दी गई बल्कि गांव-गांव तक उस ट्रेनिंग को पहुंचाया गया। इसके अलावा गृह मंत्री यहाँ पर आए थे, उस वक्त भी मैं यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने यहाँ पर मिशन यूथ के जो युवा थे उनसे बातचीत की थी, उनके लीडर से बातचीत की थी, पूरा सभी डिस्ट्रिक्ट से, और वहां पर उन्होंने खुद उनको संबोधित करके कहा था उनसे। और इस तरह से मैं आपको
जो भाषा है वो भी बताती हूँ। उन्होंने कहा कि भैया आप जाओ और जो फायदा आपको मिल रहा है, जहां नहीं मिल रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसे एक जन भागीदारी के रूप में लो। और तमाम जो यहाँ पर योजनाएं केंद्र सरकार की लागू हुई हैं, उनमें ये जन भागीदारी देखने को मिली है। और वो जन भागीदारी बताती है कि जो आवाम का विश्वास है, जो युवाओं का विश्वास है, वो सरकार में कितना कायम हुआ है। निश्चित तौर पर जो युवाओं का विश्वास है, जो जन का विश्वास है, वो सरकार में लौटा है। और शायद सबसे बड़ा परिवर्तन रमा यही है। और जब मनोज सिन्हा कहते हैं कि आम लोगों के जिंदगी में बदलाव यही आया है कि वो अपने मुताबिक इस जीवन को जी सकते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी है। बहुत शुक्रिया रमा इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहाँ से जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बदलाव की बात आई है, उसके बाद बात कर लेंगे पश्चिम बंगाल में सियासत की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों की जांच पर ममता दीदी को ऐतराज क्यों है, ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रुख कर लेती हैं अगर एजेंसियों के जरिए जांच की बात आती है। कोलकाता हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पंचायत चुनाव कराने आए केंद्र के पैरामिलिट्री फोर्सेस अगले 10 दिनों तक पश्चिम बंगाल में बने रहेंगे। दरअसल पंचायत चुनाव में भारी हिंसा के बीच उच्च न्यायालय ने सीआरपीएफ की 800 से ज्यादा कंपनियों की तैनाती का आदेश दिया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने रामनवमी के दौरान हुई भारी हिंसा की जांच एनआईए को सौंपने का आदेश दिया है। रामनवमी के दौरान भारी हिंसा हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को इसकी जांच सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट गई थी पश्चिम बंगाल सरकार, लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया। राज्य में रामनवमी उत्सव के दौरान कई दिनों तक जारी हिंसा पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच सौंपी थी। बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति के मद्देनजर न्यायालय ने जांच सीबीआई को सौंपी है, जबकि राज्य पुलिस ने कई मामले में जांच करने का दावा किया था। सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आगे बढ़कर सीबीआई सहित कई केंद्रीय एजेंसियों की जांच को जनरल कंसेंट देने से क्यों मना कर दिया, जबकि सीबीआई ने भ्रष्टाचार के दर्जनों मामलों में लाखों लोगों को न्याय दिलाया है। उसकी अपनी एक साख है, सीबीआई का एक प्रोफेशनलिज्म है। टीचर भर्ती घोटाले में हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय मिला है, जबकि ममता सरकार के 2 मंत्रियों को इस मामले में जेल जाना पड़ा है। ईडी के छापे में करोड़ों रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। सवाल यह है कि मां माटी मानुष के नारे को लेकर ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, लेकिन शुचिता और कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी जांच से उन्हें ऐतराज क्यों है, यह सवाल उठता रहेगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोलकाता से। प्रसेनजीत जी, सीधा सवाल कि आखिर ममता बनर्जी को ऐतराज क्यों है जांच एजेंसियों से जो केंद्र से आती हैं? देखिए निखिल, इसमें 2 बातें हैं। एक तो है कि अगर इस तरह से जांच होते रहे, जिस तरह से पिछले 2-3 सालों में हम देख रहे हैं, सीबीआई हो, एनआईए हो, तो बंगाल में ममता बनर्जी का राज में स्थिति किस तरह से खोखला हो चुका है, इसका पता चल जाता है पूरे देश को, पूरे दुनिया को। आप थोड़ी देर पहले कश्मीर की बदलाव के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन बंगाल में हम बदलाव की कोई स्थिति वाम मोर्चे से पिछले 10-12 साल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार में कुछ नहीं देख पाया। ऊपर से हमने जिस तरह से आप करप्शन की बात कह रहे थे, टीचर भर्ती या वगैरह वगैरह, कोल स्कैम या गो तस्करी, ये तरह तरह की जो स्कैम्स है ये उजागर होने की बात है और ये सारे देश दुनिया के सामने होने लगे हैं। इसीलिए ममता बनर्जी को ये कहना है, ये जो फुटेज आप दिखा रहा है, ये सफेद साड़ी वो पहनती है, तो ये सफेद साड़ी में दाग लगने की जो काम उन्होंने दाग लगने नहीं दे रहे थे पिछले कई सालों तक, अब उसमें दाग लगना शुरू हो गया है। इसीलिए ऐतराज है कि अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने पार्टी को बचाने के लिए ये जो जनरल कॉन्सेंट है इसके खिलाफ है और किसी तरह की जो जांच एजेंसी जांच करे इससे वो नाराज रहते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये जो और एक डिस्कशन आप आज कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना और गाली देकर खबर में अपने आप को जिंदा रखना, तो ये कहानी है कि ममता बनर्जी का जो एंटी बीजेपी पोस्चर है, ममता बनर्जी का जो एंटी नरेंद्र मोदी पोस्चर है, ममता बनर्जी का जो एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्चर है, ये पोस्चर सिर्फ
ये इन लोगों को कहा जाता है बंगाल में, मुझे पता नहीं हिंदी में और बाकी जगहों पे क्या कह रहा आप लोग कहते हो, इसको मोदी जी भी कहते हैं हम लोग कि ये लोग माने मोदी साहब को इनको टैक्स देना चाहिए, मोदी साहब को इनको पेटेंट का पैसा देना चाहिए, क्योंकि मोदी साहब को बेचकर इन लोगों ने अपना खाना पूर्ति राजनीति में ये जिंदा रखे हैं। तो ये जो एनआईए या सीबीआई ये जो भी कुछ कहे, तो ये इसका विरोध करने के दो कारण है। एक, अपने आप को बचाना, दो, दुनिया के सामने दिखाना कि हम किस तरह से नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री के खिलाफ अपना आवाज बुलंद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। निखिल जी एक बात बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, आम लोग किस तरह से सोचते हैं इस विषय पर, क्योंकि राजनीति तो वहां सब कर रहे हैं। बिल्कुल, आम लोग मैं क्या कहूं कि आम लोगों की कहना है, अगर इस तरह से मैं कहूं तो ये गलत नहीं होगा कि हम लोग परेशान हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि कम से कम ये तो जाए, उसके बाद कौन है, चाहे प्रसेनजीत बख्शी चीफ मिनिस्टर बन जाए या निखिल सिंह, इससे कोई लेना देना नहीं है लोगों को। कम से कम 2011 में जिस तरह से लोगों ने सोचा था कि किसी तरह से वामपंथियों को गद्दी से हटाए, उसी तरह से यहाँ पे इस तरह की सोच हो गया कि किसी तरह से ममता बनर्जी को हटाया। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं जोड़ दूं, इससे वामपंथियों को लगने लगा कि शायद पिछले 34 साल की जो उन लोगों की कलंकित इतिहास है वो शायद लोग भूल गए हैं। लेकिन ये भी शायद जब हम लोगों से बात करते हैं या चर्चा करते हैं तो लगता है कि वो जो 34 साल वो भी किसी तरह से लोगों की दिमाग में अभी भी घुसा हुआ है, जिसके साथ ये 12 साल 13 साल जुड़ गया है। तो ये करीब 45-50 साल लोगों की दिमाग में है, लोगों की जहन में है, जिससे लोगों को लोग मुक्ति पाना चाहते हैं कि एक शांति की बंगाल हो जहां से बम का जो कॉटेज इंडस्ट्री है इससे लोगों की छुटकारा मिले। जी निश्चित तौर पर बहुत सारे विषय हैं जिस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, लेकिन कम से कम ये बात तो तय है कि आम लोग जो है वो इन मुश्किलों से छुटकारा पाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसेनजीत बख्शी। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।